नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नकमा। तेलंगाना की खबर से शुरुआत करते हैं। वहां मुख्यमंत्री केसीआर ने आज एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री पर काफी हमले किए हैं। मंच पर उन 4 विधायकों को भी वो लेकर आए जिन्होंने बीजेपी से जुड़े लोगों पर पार्टी बदलने के लिए रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया था। इस दौरान केसीआर ने कहा कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती देने आए और हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ का ऑफर दिया। केसीआर ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अब आपको और क्या चाहिए पीएम मोदी, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद तो है नहीं। आप एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये हंगामा किस लिए? इतनी धूर्तता और अराजकता क्यों? हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरे सहयोगी उमा सुधीर। उमा, लगातार ये विवाद चलता रहा और आरोप लगाए गए बीजेपी के ऊपर, जैसे कि और राज्यों में भी हुआ है कि वहां से दूसरी पार्टियों से विधायक खरीदने की पेशकश है। अब ये 4 लोग जब सामने भी आ गए हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर यह मामला अब कहां जाएगा? और काफी हमलावर दिखे आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर। जैसे आपने कहा, ये राजनीतिक तौर पर ही अब इसका इस्तेमाल यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, जिन्होंने इस आखिरी वाले मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग जो एड्रेस कर रहे थे मुनुगोड़ के उपचुनाव के एग्जैक्टली 3 दिन पहले वो यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया दिल्ली से लाया गया और मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। और उन्होंने उन्हीं 4 विधायकों को वहां पे पेश भी किया और कहा कि लोगों को ताली बजाना चाहिए कि ये भैंस बकरी की तरह नहीं दिखे। और उन्होंने जो मूल्य है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, उनका एक तरह से संरक्षण किया और रिपोर्ट कर दिया। और इसी बात पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी दोषी ठहराया। हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि जो ऑडियो लीक्स भी हुई हैं उनमें नाम तो बहुत है कि बीएल संतोष के, बाकी लोगों के नाम हैं, लेकिन कहीं पर भी डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं है, ना ही उनके किसी के वॉइसेस उसमें दिख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब मुनुगोड़ का बाइपोल इतना संघर्षपूर्ण रहा है तो उसके लिए पूरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि केसीआर का एक बहुत बड़ा एक मूव कि लोगों को, उन विधायकों को वहां ले जाना और लोगों के सामने पेश करना, ये कहते हुए कि डेंजर सिर्फ मुनुगोड़ के लिए नहीं है बल्कि हमारे सरकार के लिए है, क्योंकि वो लोग हमको खरीदना चाहते हैं। जी जी। और प्रधानमंत्री पर काफी हमलावर रहे। प्रधानमंत्री से बल्कि सवाल भी पूछा कि आप 2-2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इतनी अराजकता क्यों? तो अब ये देखना होगा कि केसीआर किस तरह सामने आने के बाद इसका क्या असर पड़ता है। वो विधायक भी सामने थे जिन्होंने रिश्वत का आरोप लगाया था। धन्यवाद आपका उमा सुधीर इस बातचीत के लिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री उन 4 विधायकों के साथ सामने आए हैं स्टेज पर, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इन्हें रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। और इधर प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात में काफी इन दिनों व्यस्त हैं। गुजरात चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी पार्टी के नेता गुजरात में दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में एक बड़ी परियोजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने वायुसेना के लिए बनने वाले ट्रांसपोर्ट विमान C-295 के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। ये विमान टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। 16 विमान सीधे फ्लाई वे कंडीशन में स्पेन से आएंगे और बाकी के 40 विमान यही देश में बनेंगे। यानी कि 16 जो हैं वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आ रहे हैं, 40 यहाँ भारत में बनेंगे, वडोदरा में, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। हम देश में ही विमान और टैंक बना रहे हैं। भारत में बने फोन और गाड़ियां दुनिया में छाई हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर ग्लोब का मंत्र है। वडोदरा एविएशन सेक्टर का हब बनेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। यानी कि जो यहाँ पे जितनी भी जो विमान का निर्माण है वो यहाँ पर होगा दुनिया के लिए। भारत में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत में काम के हालात में लगातार सुधार हो रहे हैं और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन के अवसर बढ़ रहे हैं।
बीते 8 सालों में हमारे सुधारों का ये नतीजा है और मानसिकता में बदलाव से ये सब संभव हुआ है। सब कुछ सरकार करेगी, ये मानसिकता बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें वडोदरा में इस मैन्युफैक्चरिंग हब के उद्घाटन के दौरान कही हैं, जहां पर अब C295 की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो वडोदरा से हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया है। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही $3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। साल 2000 से 2014 तक इस सेक्टर में जितना निवेश हुआ था, उससे यानी वो 14 साल की तुलना में इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। गुजरात में चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों को बड़ी सौगात दी है। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आधारशिला रखी। भारतीय वायुसेना के लिए यह एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। करीब 22,000 करोड़ की लागत से 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। 16 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाईवे कंडीशन में स्पेन से आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में बनेंगे। इससे यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको फायदा होगा और हजारों लोगों को नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए यह एयरक्राफ्ट पुराने पड़ चुके एब्रो एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। यह एयरक्राफ्ट 5 से 10 टन कैपेसिटी का है और इस एयरक्राफ्ट में करीब 71 जो सैनिक है आ जा सकते हैं। और अगर पैराट्रूपर्स की बात करें तो करीब 45 पैराट्रूपर्स इसमें आ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस एयरक्राफ्ट की जो खासियत है, बहुत कम रनवे में टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जो दुर्गम इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ ये जहाज जो है टेक ऑफ भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है। और इसका फ़ायदा जो होगा, जो सिविल काम में तो होगा ही, साथ में मिलिट्री में भी, यानी दोनों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सिविल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो भारतीय वायुसेना का मानना है कि यह एयरक्राफ्ट भले ही एब्रो की जगह लेगा, जो बहुत ही 60 के दशक का पुराना एयरक्राफ्ट है, उसकी जगह लेगा, लेकिन धीरे धीरे जो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप हो जाए कि AN-32 जो एयरक्राफ्ट 5 से 10 साल बाद रिटायर होंगे, संभवतः उसका भी एविएशन के जरिए फ़ायदा मिलेगा भारतीय वायुसेना को। आपको ये बता दें कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले जो इसकी लॉन्चिंग की गई है, यह बात जो महाराष्ट्र के जो विपक्षी नेता हैं, पार्टियां हैं, उनको यह बात खल रही है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की जो सरकार आई है, उसकी वजह से जो है ये जो प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में लगने वाला था, अब ये प्रोजेक्ट गुजरात में लगने वाला है। चुनाव से ठीक पहले इसके लॉन्चिंग की गई है ताकि इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सके। बड़ोदरा से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और गुजरात विधानसभा से पहले बीजेपी ने वहां पर एक बड़ा दांव चला है। सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तराखंड की तरह ही एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। इस मुद्दे पे सियासत होगी, बल्कि शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने लगती है। वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह बीजेपी का चुनावी पैंतरा है और उनकी नीयत खराब है। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही करना चाहते हैं तो पूरे देश में करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो ये सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? सभी राज्यों में एक एक करके एक एक राज्य में चुनाव का इंतजार क्यों है? और इधर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। कांग्रेस की ये यात्रा जो है वो तेलंगाना में जारी है। महबूबनगर जिले में राहुल गांधी ने सुबह करीब 6 बजे से आज की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और राहुल गांधी कुछ दूर तक तेज दौड़ लगाते दिखे। राहुल के साथ यात्रा में शामिल लोग और सुरक्षाकर्मी भी तेज दौड़ते रहे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 54वां दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के रास्ते अब तेलंगाना के महबूबनगर जिले में हो रही है। राहुल हर दिन 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ देश भर के लोगों को एक सूत्र में बांधने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान और निजीकरण जैसे जनता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कुल 150 दिन में करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। और इन दिनों देश भर में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी रौनक खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश के और बहुत सारे हिस्सों में नजर आ रही है इसकी रौनक। और आज छठ पूजा का 3रा दिन है, इसलिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रांची, दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना से। और सभी जगह आज जो श्रद्धालु हैं और जो छठ का व्रत रखते हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी किनारे पहुंचे हैं, या कहीं पे भी किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे अक्सर लोग यहाँ पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को आज 3रे दिन जो है वो अर्घ्य दिया जाता है। तो अलग अलग जगहों से छठ की तस्वीरें आ रही हैं, खास तौर पे बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से में इसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है।
यहाँ पर राजधानी दिल्ली में भी कई इलाकों में जहाँ पर बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पिछले कुछ सालों से छठ की रौनक नजर आती है। उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व की जो परंपरा है वो अब सिर्फ नदी तालाबों तक नहीं है, बल्कि वहां से निकल करके अब छठों तक आई है। और ये पर्व जो है अब वो सिर्फ पूर्वांचल या बिहार का नहीं है, बल्कि ये देश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है। लेकिन इस पर्व की जो शुद्धता है, जो चीज़ें हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी तैयारी होती है। जो है दौरा होता है, सूप होता है, सूप में सांचा होता है, नाना प्रकार के फल नैवेद्य होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस साइड के अगर दिखाएं तो आप इस तरीके से जो छत पर एक टैंक बनाया गया, यहाँ पर पानी के लिए स्थायी कर दिया गया है। हम जिस छत पर हैं ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनका छत है। उन्होंने पहले अपने छतों पर इस परंपरा की शुरुआत की, बाद में उन्होंने एक परमानेंट यहाँ पर उन्होंने एक बना दिया। चूँकि वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और उन्हें लगा कि हर साल होता है, तो एक लुक उन्होंने इस तरीके का दिया। और इस बार जब गंगा बहुत बढ़ी है तो बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। जो ये छठ का पर्व है, माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन जो डूबते हुए सूर्य के और सप्तमी में उगते हुए सूर्य में विश्वामित्र जब पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तब उनके मुख से गायत्री माता का जन्म हुआ था। और ये दोनों के संध्या काल में हुआ था और तब से ये पूजन अर्चन शुरू हुई है। और यहाँ पर उसकी तैयारी है। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और अगर हम दिखाएं और उसके बाद यहाँ पर जो है और लोग जो है यहाँ खड़े हैं, अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले यहाँ लोग खड़े होते हैं, खड़े होकर के अर्घ देने के लिए करते हैं। और ये मान्यता और ये कामना होती है कि जब वो जा रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं, जब कल वो आएंगे तो उनकी जो रश्मियाँ होंगी, जो उनकी जो किरणें होंगी, वो उनके घर को धन धान्य से भरपूर कर देंगे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये बताइए कि आपने ये छत पर परमानेंट स्ट्रक्चर किया, इसके पीछे क्या? इस बार तो बहुत ज़्यादा ये हो गया कि गंगा बढ़ी हुई है, लोग छतों पर ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपने मन में ये विचार कैसे आया? हमारे मन में ये विचार काफी पहले ही आ चुका था, क्योंकि घाटों के भीड़ को देखते हुए और घाट पे जो समय समय पर गंगा जी बढ़ती रहती थी, तो हम लोगों ने काफी पहले से ही छत पे करना शुरू किया। और कोविड काल में जब इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर कोरोना की उत्पन्न हो गई, तो उस समय हम लोगों ने एक परमानेंट स्ट्रक्चर छत पे बनवा लिया और तब से लगातार हम लोग छत पे ही करते आ रहे हैं। छत पे करते हैं, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि ये पर्व जो है बहुत ही आस्था का है, शुद्धता का है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अपने जो लोकगीत हैं वो लोगों को मोहित करते हैं। तो यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी जो है वो अर्घ की हो चुकी है। और अभी थोड़ी ही देर बाद जो है वो अर्घ दे करके लोग जो है वो सूर्य को विदा करेंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कामना करेंगे कि उनका घर जो है वो धन धान्य से भरा रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो ये एक छठ का, डाला छठ का जो एक महत्ता है वो बनारस के इन छतों पर नजर आ रही है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।